तो आज हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है और दो वेक्टर को हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया, तो उस दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो हमने बोला कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसके लिए हमने डेफिनेशन क्या दी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हमारा ए बी कॉस थीटा था। अब ए बी कॉस थीटा में जो कॉस थीटा वाला वैल्यू है ये, ठीक है। अब एंगल ये तो -1 से आपका 1 तक का वेरी करता है और ये मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ए डॉट बी जो है उसका मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ए मॉडुलस बी और मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ए मॉडुलस ऑफ बी होगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसका मतलब कॉस थीटा के, हम्म। अब इसको हम डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हैं। आप इसे ए मल्टीप्लाई बी भी लिख दो और इसको आप माइनस ऑफ ए बी भी लिख दो। कई बार ऐसे ही लिखा जाता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और स्केलर जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपने एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया और ये थीटा एंगल है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है आप क्या कर रहे हो, इसका प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में ए लिख का प्रोजेक्शन। ए कॉस ऑफ थीटा। दोनों में से किसी का कुछ भी, किसी में भी ले सकते हैं प्रोजेक्शन। तो ये जो है ए का प्रोजेक्शन हमने बी में ले लिया, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ए कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ। ठीक या बी का मैग्नीट्यूड, ये अलोंग द बी डायरेक्शन ही है ना। डायरेक्शन तो बी का हो गया जैसे। अब क्या है, इसे बी से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ये ए बी कॉस ऑफ थीटा मुझे मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसी चीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे एफ डॉट एस ये आपको वर्क दे रहा होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसी हाँ। क्वांटिटी जहाँ हाँ से सर। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उस जगह पे आप इसका यूज़ कर रहे होते हो, स्केलर का। और इसको हमने क्या बोला कि ये क्या है, आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जैसा आप लेना चाहो।
ठीक है, ए का बी पे लेना चाहो या बी का ए पे लेना चाहो, एक ही बात है। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो अभी क्या है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे वो प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यानी ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा लिया तो प्रोजेक्शन आपने ए डॉट बी लिया, इसके लिए हमने क्या लिखा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। मगर जब आप जैसे ए की डायरेक्शन में लोगे तो ए का यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, तो आप इसको ए की यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो, है ना? ऐसा भी हम्म। तो कहा जा सकता है कि ए बी कॉस थीटा जब हाँ आप सर। लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन का लेते हो तो इस डायरेक्शन में आपका जो बी है वो उससे डिवाइड कर रहे हो भाई। अब जैसे बी की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो ए बी कॉस थीटा का मतलब ये वैल्यू तो आया ही आया, और इससे हमने क्या किया, बी का जो है ये बी का जो यूनिट वेक्टर था उससे हमने डिवाइड कर दिया इसको, या आपने ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी कॉस थीटा ले ही लिया है, या इसको आप ऐसे लिखते, ए कॉस थीटा ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी यूनिट वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वो होता, प्रोजेक्शन चाहिए होता तो अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोजेक्शन के बारे में कि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेने पे किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, टी एच ई आर, अनदर वेक्टर। तो यहाँ पे एक वेक्टर है ए एन ओ टी एच ई आर, और यहाँ पे ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे पूरा वेक्टर चाहिए, मतलब ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, तो मैंने कहा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, इसका मतलब यह है कि ए का कंपोनेंट, अगर ए को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं तो ए का कितना कंपोनेंट आपका बी की डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो उसके लिए हम वही प्रोजेक्शन वाला, पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो वही होगा जो बी का डायरेक्शन है, मगर मैग्नीट्यूड क्या होगा जो ये डिसाइड करेगा। तो ए कॉस ऑफ थीटा वाला जो वैल्यू है वो है मैग्नीट्यूड, ए का इतना मैग्नीट्यूड बी की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस कॉस मैग्नीट्यूड के साथ में आप क्या करते हो, बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि बी का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। अब जो यहाँ पे बी का यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को आपने क्या कर दिया, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे कर दिया। तो यहाँ से ये हो गया ए, और अगर आप बी से मल्टीप्लाई करना चाहो तो बी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, ए डॉट बी अलग चीज है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे आने वाला जो ए बी कॉस थीटा वाला वैल्यू, इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर लिख सकते हो, और ये हो गया बी डायरेक्शन, यानी बी वेक्टर। क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड हाँ की सर। बात करते, अब जब यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात है, ये वेक्टर है, ए का इस डायरेक्शन में वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड की बात करते तब तो वो ए कॉस ऑफ थीटा ही होता। यानी अगर मैं कहता कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग बी,
तब वो ए कॉस थीटा ही होता, उसको भी लिखा जाता है। तो ए बी लेते हो, कॉस थीटा लेते हो, और यहाँ पे बी लेते हो, तो इसको आप ए डॉट बी पाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऐसे लिखते हो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन वेक्टर है और यहाँ पे ये बस मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट बी बाई बी हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्शन का आगे हम डिस्टेंस निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जैसे क्या कि आपको अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो ये पॉइंट दिया है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। दूसरी बात, ये वेक्टर भी पता चल जाएगा। जैसे इसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपने इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो इस बी ए वेक्टर हाँ का अगर ये कोऑर्डिनेट और ये दे रखा है, तो आप डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर ही हो गया। दूसरी बात, आप इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो अगर दोनों पॉइंट पता है तो। अब मैंने कहा कि इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब आपको ए पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालना है, तो आप क्या देख लेते हो कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है और इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लेते हो। तो ये अगर n है तो बी ए का प्रोजेक्शन ले लेंगे हम n डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड ऑफ n, देखो यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड आया, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे हो उसी का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड होगा, है कि नहीं, इससे डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये आ गया। आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में ये हेल्पफुल होगा आगे, प्रोजेक्शन जो है आपका यहाँ पे। क्लियर है बेटा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड में और वेक्टर में। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये ए बी कॉस थीटा है, इसको बी ए कॉस थीटा लिखो, क्या चेंज थोड़ी हो जाएगा ये, है ना? तो पहली नहीं आपकी सर। प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी, है ना, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है, तो मैं खाली हाँ सर। रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट है आपका कि अगर ए डॉट बी प्लस सी अगर दिया हुआ है, तो इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड आपका, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी, या तो ए जीरो हो जाए, या तो बी जीरो हो जाए, या तो कॉस थीटा जीरो हो जाए। और कॉस थीटा जीरो होगा तो ये 90 हो जाएगा, यानी दोनों वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तभी भी ये जीरो दे रहा होगा, हाँ या ना? तो इसका इसका आप यूज़ करोगे ज़्यादा, ये तो तुम्हें कहीं बहुत बार मिलेगा फिर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा होगा कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका ए डॉट ए, तो ये हो गया ए मल्टीप्लाई ए और कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर लिख लो, या
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, इस तरह से आप लिख लो मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड की जब आप बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखो या ए डॉट ए लिखो, ये दोनों बात एक ही है। तो इसका भी आप बहुत बार यूज करोगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत बार आता है ऐसे। दूसरी बात, हमने m टाइम्स ऑफ a कर दिया मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट p के साथ ले लिया। तो अब ये आपका कांस्टेंट है m। m अगर कांस्टेंट है तो आप इसे यहाँ पे रखो या आप b के साथ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो m टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा ही देगा। तो कांस्टेंट को इधर उधर मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है बेटा। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट है आपका तो कांस्टेंट हो माइनस साइन हो, उससे ये प्रॉपर्टी भी ऐसी है। अगर इसकी जगह -1 ले लेते तो माइनस यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, हाँ या ना। ठीक है, और दोनों में माइनस ले लेते तो वो माइनस हट जाता। क्लियर है। इसी का ही स्पेशल प्रॉपर्टी हाँ है सर। कि माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये डॉट है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये ए डॉट बी बन जाएगा, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और बाहर आके वो मल्टीप्लाई होके हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इन सब का आपको अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं क्या, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो, फोर्थ वाले का, है ना। तो यहाँ से ए डॉट ए होगा तो ए डॉट ए मिला आपको, बी डॉट ए मिला, प्लस ए डॉट बी मिला, और प्लस बी डॉट बी। तो यहाँ से ए डॉट का मतलब हो गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इस वजह से दोनों सेम है, तो इसे 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी कह सकते हो। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। सही है, इसको तो फिर आप डायरेक्टली लिखते हो तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हो। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही है, मगर ए और बी के बीच में डॉट आ गया। नेक्स्ट है हमारा, अगर यहाँ पे ए बी और सी वेक्टर आ जाते तो अभी भी फॉर्मूला वैसे ही रहता, हाँ या ना। हाँ तो ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो आप ए प्लस बी प्लस सी के साथ में। ठीक है, तो ये आपको देता है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, सही है ना। अब क्या है कि इसमें भी एक पर्टिकुलर केस होता है कि इफ ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर एक ही ट्रायंगल के 3 साइड होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 0 हो जाएगा।
हाँ, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और ए डॉट सी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। और आप इसमें माइनस लेना चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने जो प्रूव किया इसी में हम ऐसा भी कर सकते थे कि a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, और जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है ना यहाँ, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर देता माइनस ऑफ 2a.b देगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर देगा, ठीक है, ये देगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ए और बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपका ए डॉट बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये इस इनइक्वलिटी का कई बार यूज हो रहा होता है आपका, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जहाँ ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, तो वहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको। क्लियर है? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर ए डॉट बी दिया, और ए जो है आपका ए वेक्टर वो a1 i a2 j प्लस a3 k दिया है, और बी वेक्टर जो है वो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k दिया है। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो होगा क्या कि a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, इस टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 i b2 j प्लस b3 k से। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो आई डॉट जे जो है आपका दोनों के बीच में, इसके बीच आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तब तो ठीक है, तो वो तो a1 b1 दे देगा, मगर आई जब जे के साथ डॉट होगा, आई जब के साथ डॉट होगा, वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम्म, यहाँ से a2 b2 और सिमिलरली a3 b3 आ जाएगा। तो यहाँ से a3 b3 आ गया, ये आ गया। तो ये ए डॉट बी का वैल्यू आ गया। अब क्या है, ए डॉट बी मैं जानता हूँ कि ये ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 है। ठीक है, ये है, तो यहाँ कॉस थीटा, अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए तो ये क्या हो गया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या दे देगा, रूट ओवर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ये दे देगा b1 स्क्वायर b2। अभी ये समझ में आया ये कैसे लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, है ना, जैसे रूट ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर था r स्क्वायर का। तो यहाँ से कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा, यहाँ से थीटा से आपका। तो दो वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो आपको इस तरह से दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे और डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर और रूट ओवर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हम्म, अब यहाँ से भी दो केस है, अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल कॉस ऑफ 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ए डॉट बी आप कह रहे हो कि ये जीरो है, ये जीरो है, इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में आने वाला पार्ट A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 वाला जो पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। एक और चीज आप इसमें यूज करोगे कि आपका अगर ये डिस्टेंस 1 हो जाए ना, मतलब, और ये डिस्टेंस 1 कब होगा, ये वाला जब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या आपका जो पॉइंट्स होंगे वो यूनि, नजदीक आ जाए। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि स्फीयर पे लाई करेगा जिसका रेडियस 1 है, उस केस में आपका ये 1 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बेसिक है, हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दे रखा है I-2j प्लस 3k, एक ये दे रखा है, और दूसरा आपको 3I-2j प्लस k दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आप डायरेक्टली कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, तो इसको I को इसके साथ डॉट लोगे कितना आएगा 3, -2 को इसके साथ डॉट लोगे -2 मल्टीप्लाई -2 4, 3 को 1 के साथ डॉट लोगे तो 3, और √1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो 6 4 10, 4 13 1 14 14, तो 5/7, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along the perpendicular to a vector। तो अभी तक हमने जो प्रोजेक्शन लिया था वो इस तरह से लिया था कि आपका ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर लिया था, अभी बी वेक्टर नहीं लेना हमें, इसके परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा बहुत है जब आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेते हो, तो ये बाद में नॉर्मल निकालने के काम आएगा आपके। तो ए दे रखा है, ये एंगल थीटा था, तो इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो इसको मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसको हमने डी वेक्टर बोल दिया। तो मैं ये जानता हूँ कि बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। तो डी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी। अभी ये बी का मतलब यहाँ तक कहाँ, ये बी तो वैसे ये पूरा वेक्टर है, मगर ये नहीं लेना, यहाँ पे आएगा आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, हाँ है ना,
सही है ना, तो वो a डॉट बी बाई बी स्क्वायर और b वेक्टर हो जाएगा। तो ये, तो इस तरह से आप क्या करोगे, d वेक्टर निकालोगे। यहाँ पे हम b वेक्टर नहीं लिख सकते, वो जो b वेक्टर है, इस b वेक्टर के बारे में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं b वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन ऑफ a along b। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ a along b। तो इस तरह से आप इसके परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैलकुलेट करोगे। बाद में ये डिस्टेंस, अभी आप बताओ कि जो d है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ये वेक्टर निकाल चुका हूँ, तो d का मैग्नीट्यूड लूंगा तो मुझे डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। है ना। तो इन सब का आगे एप्लीकेशन है हमारा। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। बेसिक बेसिक चीजें। क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे प्लस टू के। यहाँ मैं अभी आज जो करा रहा हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। 3i प्लस टू जे माइनस के, ये हो गया। और ये ए वेक्टर है प्लस 3b वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर माइनस b। ठीक है, तो ये दिया हुआ, तो इसको हम कर सकते हैं वैसे, है ना। ए और बी जो भी आए, हाँ पहले सर, तो कर मल्टीप्लाई सकते कर हैं। लें। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो ये डॉट आएगा, देखो। तो 2 टाइम्स ऑफ ए, जब ए डॉट ए होगा तो ए स्क्वायर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2, नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और वो बी डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, फिर b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ a डॉट बी हो गया, और b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर हो गया, है ना। b डॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, प्लस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। और जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्या देगा आपका, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये हो गया √6। और b का मैग्नीट्यूड ले तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, 2 का यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये 49। √14 हो गया। तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 6, प्लस 5 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, अभी हमने निकाला नहीं, निकालेंगे, -3 मल्टीप्लाई ये 14 हो गया। तो 12 माइनस ऑफ 42 प्लस 5 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। देखते हैं अब, पहले i का जो कोफिशिएंट है उसके i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये a डॉट बी दे देगा आपको। हाँ। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, -30 प्लस 5 में से 2 से, ये 5 या 15, 15, तो -15 आ जाएगा। क्लियर है। हम्म। चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका, कोई भी r वेक्टर को हम r का प्रोजेक्शन i की डायरेक्शन में, फिर i वेक्टर से मल्टीप्लाई, r का प्रोजेक्शन j की डायरेक्शन में, फिर j से मल्टीप्लाई, प्लस r का प्रोजेक्शन k की डायरेक्शन में, और फिर k से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं।
कोई भी आपके पास अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर को आपने पहले क्या किया, आपका आर वेक्टर था उसमें 3 पार्ट्स थे एक्स वाई जेड। तो आपने अगर कोई आर वेक्टर ले रखा है जिसमें एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है, तो ये एक्स वाई जेड के है आपका प्रोजेक्शन ऑन अलोंग आई जे और के। जब आप आर का आई की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे, प्रोजेक्शन देखो ना, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, और वो भी आई के साथ में। हम्म। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया था जहाँ पे ए डॉट बी, देखो जो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन, यहाँ नहीं, ये जो प्रोजेक्शन लिया ये क्या है आपका, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ बी, तो वो यूनिट वेक्टर ही हाँ देगा। सर। तो आप डायरेक्टली क्या कर दो कि जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, जैसे आपका ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, तो ए वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली ले लो बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, है ना। तो अगर डायरेक्टली बी वेक्टर की यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा होगा आपका, ठीक है, ये दे रहा होगा। तो अभी क्या है, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आर जो वेक्टर है आपने उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और आई तो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब डायरेक्टली ये करोगे तो आर का जो प्रोजेक्शन होगा आई की डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। वैसे भी सोचो कि जब आप आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते तो एक्स आता, आई का जे के साथ लेते तो जीरो आता, आई का के साथ लेते तो जीरो आता, हाँ या ना। क्या हाँ सर। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड, आर डॉट आई आर डॉट जे आर डॉट के का मतलब है एक्स वाई जेड। तो अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड रखोगे तो ये तो फिर से वही वाला वैल्यू आ जाएगा जो इनिशियली दिया हुआ है। क्लियर है। हाँ एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर है 3i + 2j + 9k, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ये दिया है i + pj + 3k, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ p व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और दूसरा कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इन दोनों ही केस में आपको p का वैल्यू बताना है कि p क्या होगा। तो ये आप ही लोग करो, तो फाइंड p। फर्स्ट केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या आएगा। हो गया। फर्स्ट वाला हो गया। -15। हाँ। ठीक है।
पैरेलल में क्या करोगे? इसमें तो आपने ए डॉट बी कर दिया होगा पहले वाले में। हाँ सर, ए डॉट बी करके बाद में उसको ए बी इक्वल टू ए बी कर देंगे सर। ए डॉट कॉस बी, थीटा को 1 ले लेंगे या -1 ए सेकंड में। डॉट बी इक्वल टू 0। पहले वाले में सबने ऐसे ही किया, यानी 3 + 2p प्लस 9 × 27 ए डॉट बी, यही है ना वैल्यू। तो ये आपका इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू 30 हो जाएगा, -30। तो p का वैल्यू -15 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ए और बी दोनों पैरेलल है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ए हाँ इक्वल टू सर लिख लेमडा सकते टाइम्स हैं। ऑफ बी। ठीक है, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए, सही है। अब इसको अभी आप समझना, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी जो हम लिख रहे हैं, तो अगर दो वेक्टर कोई पैरेलल होता है तो यहाँ से आपका 3i + 2j + 9k इक्वल टू हो गया लेमडा टाइम्स ऑफ i + pj + 3k, ये हो गया। अब क्या है कि आपने यहाँ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 माइनस ऑफ लेमडा कर रहा हूँ, और मैंने आई लिया, और 2 माइनस पी लेमडा कर रहा हूँ, मैंने जे लिया, और यहाँ पे मैंने 9 - 3 लेमडा किया और के ले लिया, ये ले लिया है ना, और इतना इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था आपका नॉन को प्लेनर वेक्टर के बारे में, कि यहाँ पे आई जे के ये तीनों अलग अलग प्लेन में, ये देखो ऐसे ऐसे, अगर ये दोनों हम्म, एक्स आई और जे एक प्लेन में होंगे ना, तो के एक प्लेन में नहीं होगा। तो ये तीनों वेक्टर कंबाइंडली अगर बात करें तो ये नॉन को प्लेनर है कि नहीं? हाँ तो अगर तीन वेक्टर नॉन को प्लेनर होंगे और उसके बाद भी उसका जो सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या उसके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा? हाँ सर। तो इसको 0 होना पड़ेगा, 2 माइनस 2/3 आएगा। पी लेमडा को 0 होना पड़ेगा, और 9 - 3 लेमडा को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 3 आ गया, लेमडा इक्वल टू 2/p आ गया, और लेमडा इक्वल टू यहाँ पे 9/3 मतलब 3 आ गया। तो आप 2/p को 3 के इक्वेट कर दो, तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करोगे। वैसे भी कर सकते थे, कॉस थीटा का यूज़ करके भी कर ही सकते हो। क्लियर है बेटा? मतलब एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद था कि आपको ये बात बताऊं, आप इसे समझो बस। हाँ चलिए, तो अभी क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको और इसमें समझनी है। जैसे अब कभी आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाए कि a + b जो है और a - ऑफ b जो वेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो आप इसका स्क्वायर कर लो। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो इसका स्क्वायर कर लो। तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर देगा, b स्क्वायर देगा, 2a डॉट b दे देगा, और ये a स्क्वायर देगा, b स्क्वायर देगा, -2a डॉट b देगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4a डॉट b इक्वल टू 0। तो अगर a डॉट b इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, हम्म, तो अगर हाँ a सर। + b और a - b दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये है कैसा, कि अगर आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है,
तो आपका ये बी वेक्टर ले लो, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर ले लो, और यहाँ तक का आपका ये ए वेक्टर है। तो जब ए प्लस बी करोगे ना, तो ए प्लस बी, ये देखो आप बी को इधर ले लो, आया ना। तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये आपका डायगोनल देगा कि नहीं, ए प्लस बी वेक्टर, हाँ ठीक है। सिमिलरली इस वेक्टर को यहाँ पे ले जाओ, तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये ए माइनस ऑफ बी वेक्टर देगा, ये भी डायगोनल है। अब क्या है, क्योंकि ए माइनस बी और ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही हुआ ना, बी और ए, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों इक्वली हुए, हाँ सर। है ना। तो अगर यहाँ पे ये देखो, अगर ए और बी के बीच के बनने वाला एंगल 90 है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो ये डायरेक्टली आता है कई बार। एक्चुअली क्या है, ये सब आएगा तेरा तुम्हारा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो स्टेटमेंट में ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखा हुआ आता है। और इसमें अब इसको तो आप समझ ही गए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये सब बात करने, और आपको ये इक्वल टू इतना दे दिया, a डॉट बी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर b हो गया। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो a डॉट बी तो है नहीं, तो a और b कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज़ है इसमें कि अगर हाँ a प्लस बी दिया हुआ है और a प्लस बी आपका दे रखा है a प्लस बी, ए और बी को हमने ऐड किया और ये क्या दे दिया, ए और बी दे दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला जाता है कि ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी पैरेलल है, तो ऐड आपका ऐसे, अगर मान लो ऐसा वेक्टर है ना, तो आपका ऐड करने का कोई मतलब बनता नहीं है इसको, ये रिजल्टेंट भी नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। पैरेलल का मतलब आप देखो, पैरेलल का वेक्टर अगर इस तरह से पैरेलल है, इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो रहे होंगे, हाँ सही है ना। तो ऐसा हो जाएगा ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको इससे के रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक का हो गया हमारा पूरा। अब इनिक्वलिटी वाली चीज़ें हैं कुछ इसमें, जैसे ट्रायंगुलर इनिक्वलिटी वाली, जैसे जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर इनिक्वलिटी। तो अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे आपने, मैंने भी बताया था कि आपके पास एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपने इसको ज्वाइन किया, तो ये आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये थर्ड साइड होगी। तो थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा। तो एक दो चीज़ें और हैं इसमें, उस वो बेसिक चीज़ें करनी है आपका। एक इसका प्रूफ कर लोगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो प्रूफ भी पूछ सकता है। तो ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर करोगे, तो होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी दे देगा। और ये ए डॉट बी को आप, ये जो ए डॉट बी है, तो ये क्या होगा आपका,
ये हो गया, ये हो गया, +2 ए हो गया, बी हो गया और कॉस ऑफ थीटा हो गया। तो कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, 2a और b। तो और ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर आप हटा दोगे तो a प्लस बी इज लेस देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। अगर तो मिनिमम के लिए हाँ। यहाँ आ जाएगा ना आपका वैल्यू, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड, और समेशन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी आप मुझे करके दिखाओगे ये, आपसे कह रखा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू 7, ये दिया है। और आपसे पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। करो तो। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द वेक्टर a वेक्टर is equal to c times of log of 2x I vector minus of 6j plus 3k and b vector is equal to log of 2x j I vector minus, sorry, plus of 2j और plus of 2c log of x base 2 k, ये ले लो, है ना।
मेक अन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर एनी x बिलोंग टू 0 to infinity। ये दिया, ट्राई करो तो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द वेक्टर a एंड b मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर एनी x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। यानी लॉग वहीं पे डिफाइन होगा भाई, तो log x आ रखा है, इस वजह से 0 से इन्फिनिटी दे दिया इन्होंने। ट्राई कीजिए तो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c log ऑफ 2 बेस x, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको log ऑफ 2 बेस x से, -6 × 2 = 12 और +3 × 2 c log ऑफ 2 बेस x, है ना। और ये हो गया <0 तो ये हो गया। तो ये c टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस x का होल स्क्वायर और +6 टाइम्स ऑफ c log ऑफ 2 बेस x माइनस ऑफ 12 <0। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन <0 है ऑलवेज। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी ऐसे। तो इसकी जगह कोई t ले लें, या फैक्टराइज हो सकता है 12 c टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस x का होल स्क्वायर। और इसको मैं अगर 12 6 दूनी 12, 4 3 12 6, नहीं बस सर, वो डी लेस देन नहीं 0 होगा ना। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब d <0 हो जाए। पे। तो आपने यहाँ से b² -4a और c ले लिया और <0 कर दिया। 36c² माइनस, ये प्लस हो गया c <0। तो एक तो c कॉमन ले लिया और 12 कॉमन ले लिया, 3c + 4 <0। तो एक तो -4/3 आ गया, एक आपका 0 आ गया, तो प्लस माइनस प्लस, तो इस रेंज में आ जाएगा -4/3 से 0 के बीच में। क्लियर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इससे ना कुछ रिलेटेड मैं आपको ना कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भेजूंगा 2 3 ग्रुप में, ऐसे ना आप वो बना लेना अपने से। और एक और चीज, जैसे मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे कई बार अच्छे मिल जाते हैं,